नमस्कार, मी प्राजक्ता. इंडी जर्नलच्या निवडणूक स्पेशल कव्हरेजमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप स्वागत. आज आपण आहोत मध्य प्रदेशच्या इंदौरमध्ये आणि इथं आपण भेटत आहोत मध्य प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी यांना. आपण मध्य प्रदेशमधली काँग्रेसची स्थिती आणि इंदौरमध्ये स्पेशली जे काही झालं तर त्या सर्व विषय त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. सर, आपका बहुत स्वागत इस हमारे इंटरव्यू में. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंदौर में जो हुआ है, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जो यहाँ पे थे, प्रत्याशी जो यहाँ पे थे, उनके साथ जो हुआ, जिस तरीके से उन्होंने विड्रॉ किया और उसके बाद ये सब जो दबाव तंत्र चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कांग्रेस को इसके बारे में पता कैसे नहीं था? दो बातें हैं लोकतंत्र में. अभी बहस है इस देश में कि लोकतंत्र बचाना, आरक्षण बचाना है. बहस है इस देश में कि संविधान बचाना है. बहस है कि वोट के अधिकार को बचाना है. कहीं चाइना जैसा देश तो नहीं बन रहा है हमारा, जहाँ एक पार्टी की व्यवस्था है. जो सरकारी मीडिया है चाइना में, वैसी व्यवस्था तो नहीं बन रही देश में. देश में रशिया जैसा तो माहौल नहीं है जहाँ विपक्ष के नेताओं की हत्याएं होती है. पाकिस्तान जैसी डेमोक्रेसी तो नहीं आ रही जिसमें धीरे धीरे वोट के अधिकार को लंबा खींचा जाना लगा है. ये बहस है आज देश में. और मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या का सिर्फ एक प्रयास नहीं होता है. एक प्रयास होता है कि मत के अधिकार को रोकना. तो भारतीय जनता पार्टी ने ये अपहरण किया है प्रत्याशी का. दूसरे विपक्ष सारे, ये एक सूरत में हुआ, ये इंदौर में हुआ, ये खजुराहो में किया इन लोगों ने पर्चा निरस्त करके. अभी 2-3 दिन पहले और एक जगह की बातें आई, वाराणसी वगैरह की. तो मैं मानता हूँ ऐसा कि इस तरीके का घटनाक्रम देश के वोट के अधिकार को संकट में ला देता, खतरे में ला देता. फिर चुनाव आयोग एक तरह से थोड़ा बायस्ड होने लगा है. जो ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं, जो इसके अलावा विधायकों की मंडी लगने लगी है, सरकारें बिकने लगी है. 17 सरकारें मोदी जी के राज में गिरा दी गई. तो आखिर अल्टीमेटली देश किसका है? हम ही लोगों का है ना, जनता का है. भारत माता कौन है? भारत माता आम जनता है. यहाँ की संपत्ति है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की प्रकृति है. तो ये सब इससे प्रभावित हो रहा है. तो मोदी जी ने तो कहा था नया देश बनाऊंगा, उन्होंने तो ऐसा देश बना दिया जिसमें इस तरह के हालात पैदा हो गए कि देश में वोट के अधिकार की चिंता होने लगी. एक मतदाता वोट नहीं डालता था, हम क्रिटिसाइज़ करते थे, लोग सवाल उठाते हैं, वोट डालने ती भगत तो घर में से नहीं निकलते हैं, उसको क्रिटिसिज्म करते थे लोग. अब कितना क्रिटिसिज्म है कि पार्टी अपने धन बल पे, अपने सत्ता बल पे, अपने बाहुबल पे, अपनी राजनीतिक एक माफियागिरी होती है. जैसे हर तरह का माफिया होता है, अब राजनीतिक माफियागिरी चालू हो गई है. तो संकट है. बहुत बहुत प्रयास था हमारा कि ऐसा ना हो, उसके बाद भी हुआ. किसी न किसी व्यक्ति में कोई न कोई कमी या कुछ न कुछ ऐसे नब्ज होती है जिसको हम पकड़ सकते हैं. सरकार पकड़ सकती है, सत्ता पकड़ सकती है, व्यवस्था पकड़ सकती है, और उसके दम पे उसको चुनाव से विड्रॉ किया जाता है. ये उस तरह का प्रकरण इंदौर में था. इंदौर का एक एक नागरिक दुखी है. वो बीजेपी का भी दुखी है, कांग्रेस का, दूसरे दल का नहीं, आम नागरिक नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता भी दुखी है. क्योंकि ये राजनीतिक माफियागिरी इंदौर में मैं समझता हूँ लोग पसंद नहीं करते. तो जैसे मैं अभी पहले भी पूछ रही थी कि कांग्रेस के साथ ये काफ़ी बार होता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ के बीजेपी में जा चुके हैं, एमएलएज जो चुने हुए हैं वो जा चुके हैं, और अभी इस बार तो ये जो हो रहा है तो लोग भी बहुत बार सवाल करते हैं कि ये पता कैसे नहीं चलता लीडर्स. आपकी उम्र क्या है? 31 साल. हम लोग जब छोटे थे तब यहाँ कांग्रेस ने राजू जी के ज़माने पे 400 से ऊपर सीटें जीती थी. पूरी सत्ता उनके पास थी. जब जनसंघ के लोग फ्री ऑफ फ्रीडम अपनी राजनीतिक गतिविधियां करते थे और अपने क्रिटिसिज्म करते थे. उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने झूठे आरोप लगाए राजीव गांधी पे बोफोर्स के, और वो चलता रहा. देश ने देखा और सत्ता पलट दी. तो ऐसा देश था हमारा. इनके पास सत्ता बड़ी आ गई है और उसके साथ साथ तानाशाही वाली सत्ता आ गई है, अहंकार वाली सत्ता, लोकतंत्र को चुनौती देने वाली सत्ता आ गई. उसके लिए ऐसा हो रहा है. हमें पता चलता है, पर पता चलने में वो क्या कारण है वो भी पता चलता है. तो यही तो लड़ाई है देश में कि अपने मत के अधिकार का उपयोग ही देश नहीं कर पाएगा तो कैसा देश बनेगा. ये लड़ाई है. तो हम पहले जो लोग थे वो इस तरह के नहीं थे जो अब बैठे हैं जिस तरह के. तो अभी इंडिया अलायंस की ओर से प्रचार में कहा जा रहा है कि नोटा दबाए ताकि लोगों का जो ये जो विरोध है इसको ये पता चल जाए. ये नहीं कहा. मैंने पूरे टाइम ये कहा कि हम किसी को समर्थन अब नहीं देंगे. तो मुझसे पूछा गया कि क्या फिर नोटा पे जाएंगे? तो नोटा भी ऑप्शन है. अगर कानून में दिया हुआ है, संविधान में दिया हुआ है, लोकतंत्र में दिया हुआ है, तो जनता उपयोग कर सकती है, करना चाहिए. बुरा क्या?
तो इंडिया अलायंस एक्टिवली नोटा लोग दबाए ऐसा नहीं कह रही है? नहीं, हम तो मोटे तौर पे ये कह रहे हैं न्याय हो, समझ में आए कि ये जो राजनीतिक माफियागिरी चल रही है इसको सबक इंदौर सिखाएगा, सिखाना चाहिए। अगर नहीं सिखाएगा तो देश का जो इंदौर का मर्म है वो मर जाएगा। माँ अहिल्या की जो प्रकृति और संस्कृति थी, हमें जो विरासत मिली है उस पर ठेस पहुँचेगी। माँ अहिल्या ने अपने बच्चे को हाथियों के तले रुंधवा दिया था, ऐसे हमने किस्से कहानी सुनी है। न्याय के लिए, ईमानदारी के लिए, इस तांडव और इस तरह की माफियागिरी के अगेंस्ट ये इंदौर है मेरा। यहाँ बीजेपी को ही ज़्यादा समर्थन मिलता है, उसके बाद इस तरह की हरकत क्यों करनी थी, क्यों की, करना चाहिए क्या? लेकिन अगर आपने लोग आपको वोट देते हैं फिर भी आप कहोगे, कोई व्यक्ति आपकी बात ऐसे ही मान रहा है फिर भी उसको आप डराओगे, कैसे संभव है? ये गुंडागिर्दी नहीं है, राजनीतिक गुंडागिर्दी। लेकिन नोटा से कहीं बीजेपी को ही फायदा होगा, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, हमें ये फ़ायदे नुकसान का सवाल नहीं है। इंदौर में इंदौर की अस्मिता को जीवित रखना है। क्या इंदौर के लोग ये चाहते हैं कि ये जो इस तरह का जो भाईगिरी चालू हो गई है, बम्बई जैसे दाऊद करता था ऐसी चालू हो गई, ऐसा शहर बनाना है हमारा? हमारा शहर तो स्वच्छ शहर बना, अभियान एक था, कॉज एक था, पूरा शहर एक साथ हुआ, राजनीति परे हो गई। हमारे शहर में पानी आना था, पूरा शहर एक साथ हो गया, राजनीति परे हो गई। ये लोकतंत्र बचाना है, आपके बच्चों के भविष्य को बचाना है। आप आवाज़ दो, ये मीडिया के फ्रीडम को बचाना है, आपकी आवाज़ देने की ताकत को बचाना है। ये लिखने और बोलने के साथ आपको थाने में बिठा दे, ऐसा शहर नहीं बनाना। अगर ऐसा बनाना है इंदौर वासियों को तो वो स्वतंत्र है, नहीं बनाना है तो नोटा है। एक कांग्रेस के बारे में कहा जाता है स्पेशली कुछ स्टेट्स में कि कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की भूमिका कांग्रेस लेता है, तो इसमें आपको ऐसे लगता है कि बीजेपी से अपने आप को अलग साबित करने में कुछ नाकाम रह रही है कांग्रेस, ऐसे आपको लग रहा है? बीजेपी के पास देखो, आप जहाँ मेरे से आप बात कर रहे हो, पुणे से आए, किस चीज़ से आए आप? किस चैनल से? नहीं, किस वाहन से आए? वाहन से, ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। कितना टिकट लगा आपका? कुछ 500 रुपये। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। यही तो बात है ना, आप सच नहीं बोलना चाहते। इस देश का आम नागरिक है, उसकी इनकम घट गई है और उसके खर्चे बढ़ गए। इस देश सबसे महंगा देश हो गया हमारा, खाने पीने में, रहने में, हमारे यात्रा में, पेट्रोल डीजल में। दुनिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज़्यादा महंगाई है आज यहाँ। हम देख नहीं पा रहे हैं ये बात, अंधे हो गए हैं। एक नशा हो गया हमें, धार्मिक आधार पर हमें जोड़ रखा है किसी न किसी कारण से। पर बेरोजगार में हम 84% है, तो हिंदुओं के ही बेटे बेटियाँ तो है उस पर। किसान में कर्ज में हम 84% है, वो भी तो हिंदू है। क्या कारण है कि इस देश में करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई थी? जो भी करप्ट लोग हैं जिन पे आरोप लगाते हैं, जो बीजेपी में गए, सब पे चार्जेस लगे, मोदी जी नहीं लिए ना उनको? लिए कि नहीं लिए? सच है गलत? सच है ना। फिर करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई है, रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ठेका दो रिश्वत लो। ये नरेंद्र मोदी ने बांड में पकड़ा गया ना उनकी चोरी, कि नहीं पकड़ाई? पकड़ाई ना? नहीं पकड़ाई कि नहीं? यस बोलो। नो, एक मिनट। अरे नहीं, सवाल आपको, मीडिया, यही तो दुख है कि हम विपक्ष बोलते हैं तो मीडिया चुप हो जाती है ऐसी बातों पे। आप सही हो, या तो हमें गलत बताओ या उनको गलत बताओ। एक हो कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हैं, ये तो उन्होंने भी लिया, आपने भी लिए, उनने भी लिए। हमने ठेके नहीं दिए और दूसरी पार्टियों ने लिए। इनने टेंडर दिए 2000 कंपनियों से, 2000 से 50 करोड़ से 500 करोड़ डलवा लिए। एक कोविड में जिसमें यातनाओं की पराकाष्ठा थी, फिर भी मोदी कह रहे थे थाली बजाओ, देश बजा रहा था। उधर अपने बाप की चिता जला रहा था एक व्यक्ति, और मोदी जी कह रहे थे ताली बजाओ, तो बजा रहा था। और फिर भी मोदी जी ने 50 करोड़ रुपए वैक्सीन वाले से डलवा लिए, पूना वाला से। आखिर ये क्या करप्शन नहीं है? अरे आपने ईडी और सीबीआई के छापे 40 लोगों पे डाले। हमारे मध्य प्रदेश का एक शराब व्यवसायी है, उसको गिरफ्तार किया, उससे 34 करोड़ डलवा लिए। ये देश बनाना चाहते थे आप तो कहते थे हम पार्टी ऑफ डिफरेंट। ये आरएसएस के लोग जो शुचिता की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, ये मौन क्यों है? आप चुप क्यों हैं? क्या कारण है कि आप तो कहते हैं देश प्रथम है? अब तो पहले होता था भाजपा मेरा परिवार या संघ परिवार, अब होता मोदी परिवार। मतलब एक व्यक्ति को इतना ऊपर क्यों लिया आप लोगों ने? आखिर क्यों गौण हो गए आप लोग? आप भी देश के नागरिक हैं, दूसरे भी देश के नागरिक हैं, हमारे ही काका बाबा चाचा आप में से ही हम सब एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। फिर भी अगर ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है तो मौन क्यों है? आखिर ये सवाल है।
ये तो है भाई, लेकिन इसीलिए मैं पूछना चाहती थी कि क्यों फिर भी बीजेपी को मतदान हो रहा है, क्यों कांग्रेस ये अलग कुछ साबित नहीं कर पाए, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में भी मध्य प्रदेश में हमने देखा। इसलिए हो रहा है कि बीजेपी अपने गुणों से नहीं जीत रही है, कांग्रेस अपनी कुछ कमियां हैं उसके कारण वो जीत रहा है। अगर कांग्रेसी जो देश को आज़ाद कराने वाली जो फ्रीडम की इच्छा शक्ति कांग्रेसियों में जिस दिन जाग जाएगी, उस दिन बीजेपी के लिए जगह नहीं है इस देश में। इस बार आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या नतीजा निकलेगा? 15 सीट्स के आसपास आना चाहिए। 15 सीट्स के आसपास पक्का लग रहा है। धन्यवाद। तर हे होते मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जितू पटवारी यांच्याशी आपण मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसची आणि ओपोजिशनची काय स्थिती राहील याबद्दल थोडीफार चर्चा केली आणि आम्ही मध्य प्रदेशमधून इंदौरमधून अजूनही बरीच कव्हरेज घेऊन येतच आहोत, त्यामुळे आमचं हे चॅनल इंडी जर्नल नक्की सबस्क्राईब करा। यावर तुम्हाला अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणचे व्हिडिओज बघता येतील। त्याचप्रमाणे हा व्हिडिओसुद्धा लाईक करा, शेअर करा आणि पाहत रहा इंडी जर्नल।